हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल केस एंड जजमेंट के आज के एपिसोड में, जहां हम आसान भाषा में बताते हैं कानूनी केस, फैसले, सेक्शंस और हर वो कानूनी पहलू जिसे जानना एक नागरिक के तौर पर हम सब के लिए जरूरी है। अभी तक अगर आपने लीगल केस एंड जजमेंट को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और जरूरत के मुताबिक शेयर और कमेंट भी करें। 15 अक्टूबर 2020 को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा सिविल अपील संख्या 2483/2020 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि एक पीड़ित पत्नी ससुराल या पति के रिश्तेदार से संबंधित साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की भी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के SR बत्रा बनाम तरुणा बत्रा फैसले को पलटते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दोस्तों, इसके बाद वो सभी लोग जो इस तरह के मामलों में कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं, इस फैसले को आसान भाषा में समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेक्शन 2S, इसके मुताबिक शेयर हाउस होल्ड की परिभाषा क्या है। सेक्शन 2S इन द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. Share household means a household where the person aggrieved lives or at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent, and includes such a household where owned or tenanted either jointly by the aggrieved person and the respondent, or owned or tenanted by either of them in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity, and includes such a household which may belongs to the joint family of which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title or interest in the share household. हिंदी में आपको समझाते हैं कि साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में, या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है। और इसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्तः स्वामित्व या किराएदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकारी, हक, हित या साम्य रखते हैं, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है, जिसका प्रत्यर्थी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना में साझा घर पति के किसी रिश्तेदार का है जिसके साथ घरेलू संबंध में महिला रह चुकी है, धारा 2S में उल्लेखित शर्तें संतुष्ट हैं और उक्त घर एक साझा घर बन जाएगा। अधिनियम की धारा 2S में दी गई साझा घर की परिभाषा को देखा, इसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता कि यह केवल वो घर हो सकता है जो संयुक्त परिवार का घर है, जिस परिवार का पति सदस्य है या जिसमें पीड़ित महिला के पति का हिस्सा है। जबकि SR बत्रा बनाम तरुणा बत्रा मामले में जस्टिस सिन्हा और जस्टिस काटजू की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस धारणा को खारिज कर दिया था कि साझा घर की परिभाषा में एक ऐसा घर शामिल है जहां व्यक्ति किसी भी तरह से पीड़ित है या किसी भी अवस्था में घरेलू संबंध में रहता था। यह माना जाता है कि पत्नी केवल एक साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की हकदार है, और एक साझा घर का अर्थ केवल पति का या उसके द्वारा किराए पर लिया गया घर होगा, या वो घर जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो जिसका पति एक सदस्य है। अदालत ने आगे कहा कि वैकल्पिक आवास के लिए दावा केवल पति के खिलाफ ही किया जा सकता है, ससुराल वालों या पति के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं। लेकिन सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने तरुणा बत्रा मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया है। दिल्ली के परिवार द्वारा दायर वाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि देश में आज भी हर रोज कई महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। इस दिशा में कड़े और सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि पीड़ित पत्नी को अपने ससुराल की पैतृक और साझा संपत्ति यानी घर में रहने का कानूनी अधिकार होगा। पति की अर्जित की हुई संपत्ति यानी अलग से बनाए हुए घर पर तो अधिकार होगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में घरेलू हिंसा कानून 2005 का हवाला देते हुए कई बातें स्पष्ट की हैं। 3 जजों की पीठ ने कहा कि एसआर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा केस में धारा 2S में साझा घर की परिभाषा का अवलोकन बहुत अच्छे शब्दों में नहीं किया गया है और इसकी व्याख्या की जानी है जो समझदारी भरा हो और समाज में अराजकता का कारण नहीं हो। साझा घर की परिभाषा स्पष्ट और संपूर्ण परिभाषा है, जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है। अधिनियम का उद्देश्य साझा घर में निवास करने वाली महिला पीड़ित व्यक्ति को अधिकार प्रदान करना था। इस न्यायालय द्वारा जो व्याख्या एसआर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा में दी गई यदि स्वीकार की जाती है तो स्पष्ट रूप से ये अधिनियम के उद्देश्यों को कुंठित करेगा। इस प्रकार हमारा विचार है कि साझा घर की परिभाषा की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा एसआर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा में की गई व्याख्या सही नहीं है और उक्त निर्णय सही कानून नहीं बताता है। अदालत ने आगे कहा कि साझा घर को उसे माना जाता है जो वर्तमान समय में पीड़ित व्यक्ति का निवास स्थान है। जब हम विभिन्न प्रकार के आदेशों या राहतों को देखते हैं जो कि व्यथित व्यक्ति द्वारा दायर किए गए आवेदन पर दिए जा सकते हैं, सभी आदेश महिलाओं को उस परिसर के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करते हैं जिसमें पीड़ित व्यक्ति है या जो उसके कब्जे में था। तरुणा बत्रा मामले में 2 जजों की पीठ ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती हैं। अब 3 सदस्यीय पीठ ने तरुणा बत्रा के फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अकेली महिला को जीवन काल में कई बार हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी दिशा में बना 2005 का कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसमें उल्लेखित धारा 2S में दिया गया साझा घर की परिभाषा का मतलब उस घर से नहीं है जो संयुक्त परिवार का है, जिसमें पीड़िता के पति का हिस्सा है, बल्कि जिसमें पति का स्वामित्व नहीं है उससे भी पीड़िता को बेदखल नहीं कर सकते। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 2005 का कानून महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए पारित किया गया था। घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत किसी भी महिला को आश्रय का अधिकार दिया गया है। धारा 2S विवाहित महिला को पति के किसी भी शेयर हाउसहोल्ड यानी साझा मकान में आसरा पाने का हक देती है। 2006 में एसआर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिन्हा और जस्टिस काटजू की बेंच ने इसकी परिभाषा को सीमित कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद है आज के एपिसोड में दी गई जानकारी आपको या आपके किसी जानने वाले जरूरतमंद के काम जरूर आएगी। वैसे कानून की जानकारी होना हम सब के लिए फायदेमंद है, लेकिन याद रखिए कानून जहां हमें अधिकार देता है वहीं कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी देता है। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जिम्मेदारी के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए देखते रहें लीगल केस एंड जजमेंट। धन्यवाद।